नमस्कार, द अर्थ न्यूज़ के कार्यक्रम सत्संग में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने बैठे हैं एक ऐसी वारदात की जो एक मैं कहूँगा कि सवालिया निशान भी लगाते हैं कि जिस कोऑर्डिनेशन के कारण आज हमने कश्मीर को टेरर फ्री किया है, उस कोऑर्डिनेशन पे एक सवालिया निशान आता है पुलिस और आर्मी की। हमें एक वाक़या देखने को मिला कल किश्तवाड़ के एथोली इलाके में पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर कि एक लोकल फंक्शन के दौरान जब डीसी साहब आए हुए थे तो कुछ एक कहा-सुनी होती है आर्मी के एक व्हीकल और उस जाते हुए कॉन्वॉय के बीच में, और उसके बाद मामला इतना तूल पकड़ जाता है कि पुलिस जो है एफआईआर तक लगा देती है इस मामले के ऊपर, करीबन 20 आर्मी वालों के ऊपर। सारी बातचीत में आगे बढ़ने से पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे स्टूडियोज़ में हमारे एडिटर इन चीफ शिवांग सर का। शिवांग सर, आपका जय स्वागत माता है। दी रवि। तो शिवांग सर, जैसे मैं बोल रहा था कि ये जो वाक़या है ये थोड़ा-सा सवालिया निशान भी पैदा करता है कि ये कोऑर्डिनेशन थे। लोग कहते हैं कि जी डीसी साहब जो हैं वो रखवाले हैं एक डिस्ट्रिक्ट के, या जो वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर है आर्मी के वो भी रखवाले हैं, और जो पुलिस के एसपी हैं वो तीनों रखवाले हैं। अगर ये आपस में ही भिड़ जाएँ तो जनता को कौन देखेगा? बड़ा इम्पोर्टेंट आपने डिस्कशन किया है और लोगों को भी, आम जनता को भी बताना ज़रूरी है। ये दोनों ही बड़ी हाईली प्रोफेशनली ट्रेंड इंस्टीट्यूशंस हैं। आर्मी भारत की पूरे विश्व में एक रेपुटेशन कैरी करती है और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन्ड फोर्स है। इंसिडेंट जिस तरीके का सोशल मीडिया पे रिपोर्ट और जो फैक्ट सामने आ रहे हैं उसमें थोड़ा डिफरेंट है। ये एक हम बोलेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और मिसहैंडल किया गया सिचुएशन को। आपको ये बात समझनी पड़ेगी बीइंग दी, मैं ये बात एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ लेके जाऊंगा। एज़ पर हमारी जो सोर्सेज ने हमें बताया रविश, कि अठोली जो है ना बड़ी सेंसिटिव जगह है विद रिस्पेक्ट टू यात्रा इज़ गोइंग ऑन, और जो टेरेन है ना वहाँ का, मैं वहाँ पे पर्सनली गया हूँ। श्री चंडी माता के दर्शन करने गया था मैं, और रास्ता कोई इतना सिंपल नहीं है, और रास्ते में कुछ लोकेशन ऐसी भी पड़ती हैं जहाँ पे आर्मी ही सैनिटाइज करती है चीज़ों को ना, सेंसिटाइज भी करती है और सैनिटाइज भी करती है। मतलब आर्मी का वहाँ पे जो रोल है ना उस एरिया में पर्टिकुलरली बहुत क्रूशल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी समझ है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि एक गाड़ी जो एक दूसरे के आमने सामने आ गए, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का अपना जिसको बोलते हैं चल रहा था ना कारवा, बिल्कुल। वो कारवा या जो केवलकेड हम जिसको बोल सकते हैं, कि उसके अंदर पायलट व्हीकल भी था, क्योंकि एरिया ही सेंसिटिव है वो। ख़ास तौर पे टेररिस्ट की जो सिचुएशन है वहाँ पे, हम उसको इस तरह सिंपल नहीं कह सकते हैं। तो वो सेंसिटिव एरिया था जहाँ से दोनों ही गाड़ियाँ निकल रही थी और दोनों के लिए ही खतरा है उस एरिया में। तो इसलिए जो वहाँ की जो व्हीकल्स हैं, काफ़ी व्हीकल्स को ना रविश सिविल नंबर्स दिए होते हैं, जिसमें आर्मी उन व्हीकल्स का इस्तेमाल करती है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी। और वो नंबर्स सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी ऑफिस के पास होते हैं, या फिर जो आरटीओ या एआरटीओ के लेवल के जो ऑफिसर होते हैं उनके पास होते हैं, और वही नंबर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। आम आदमी को नहीं पता लग सकता है कि आर्मी गाड़ी यूज़ कर रही है या ये आर्मी गाड़ी यूज़ नहीं कर रही है। सिचुएशन ये है कि 30 सेकंड्स के अंदर गाड़ी ने बैक किया है एज़ पर दी लोकल रिपोर्ट्स, क्योंकि हमारे कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं, बॉर्डर में एरिया में रहते हैं। उन्होंने बताया कि जो गाड़ी रुकी आमने सामने जब आ गई, सिंगल रोड है, एक ही साइड से गाड़ी निकली जा सकती है, ठीक। तो गाड़ी बैक करनी पड़ी, गाड़ी बैक करने के बीच में थोड़ा टाइम लग गया, उसके बाद ये सारा इशू बना है। और कम्युनिकेशन भी हुआ है, डाउट हुआ कि ये गाड़ी शायद आर्मी की नहीं है, क्योंकि जो लोग उसमें बैठे थे वो क्लेम कर रहे थे कि ये आर्मी की गाड़ी है, और उन्होंने पीछे भी कर ली। लेकिन आप ये समझ सकते हैं जिस तरीके के हालात आज बने हुए हैं, जिस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन को लेके एक हम बिल्कुल बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताएंगे, सोशल मीडिया से लेके रीलों को लेके एक हीरोइज़्म दिखाया जा रहा है बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे इन सिविल सर्विसेज। और ये कहाँ पे चूक हुई है इसकी बात तो अब वो लोकल जब इंक्वायरी की जाएगी हायर लेवल पे, मुझे लगता है इंक्वायरी होगी। एफआईआर में एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास जो एफआईआर आई उसमें अलग अलग धाराएं लगाई गई हैं, वो है एंड क्या हुआ, और आगे अभी एंड नहीं हुआ, आगे इंक्वायरी होगी। खाली एक पक्ष की बात तो आएगी नहीं, अभी तो खाली पुलिस ने एफआईआर को रजिस्टर किया है, अभी आर्मी ने भी अपनी स्टेटमेंट्स देनी है। आर्मी ने कहा हम कोऑपरेट करेंगे एज ए डिसिप्लिन फोर्स।
जहाँ तक सोर्सेज का बताना है वो ये बताना है कि वहाँ पे जब ये गाड़ी बैक करने को कहा गया, उन्होंने 30 सेकंड या 40 सेकंड में गाड़ी बैक कर ली, उसके बाद में इंक्वायरी करने के लिए उस गाड़ी की कि वाकई आर्मी की है या नहीं है, या और किसी वजह से गाड़ी को लिया गया थाने में। और मीनवाइल जो लोग उसको चला रहे थे उनके लिए कन्फर्मेशन आ गई थी एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि ये जो गाड़ी है और जो गाड़ी के बीच में लोग बैठे हैं दे बिलोंग टू राष्ट्रीय राइफल्स, और वो कम्युनिकेशन हो चुका था। फिर किन कारणों से डिले किया गया, क्योंकि वो एरिया कोई नॉर्मल सिविल एरिया नहीं है, बेशक एडमिनिस्ट्रेशन सिविल है वहाँ पे, लेकिन वो एरिया पूरी की तरह हैविली आर्मी की प्रेजेंस का एरिया है। मैं वहाँ पे वैष्णो चंडी माता के मचेल दरबार में दर्शन करके आया हूँ। मैं भी जब 4 बजे वहाँ से निकला था तो आपको क्लियरेंस लेनी है आर्मी से। जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ 2000 बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, तो 5 बजे के बाद आप गुलाबगढ़ से अगर आपको किश्तवाड़ जाना है तो आपको ध्यान से जाना पड़ता है। रास्ते में उस टाइम तो अलाउड ही नहीं था जाना, 4 बजे बाद गाड़ी नहीं अलाउड थी। आप सोच सकते हो एरिया कैसा है, जंगल कैसे हैं, और जो पिछले पहलगाम के हालात हुए हैं जिस तरीके के, वो उन्हीं रूट्स के थ्रू ये कश्मीर में जाने वाला रूट है। तो आर्मी को भी उसमें उस एरिया में खतरा है गाड़ियाँ लेके जाने का, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को भी खतरा होता है, और एक वनरेबिलिटी है। अब उस वनरेबिलिटी में दोनों, इसमें बेसिकली पुलिस आमने सामने नहीं आई थी, पुलिस खाली पायलट का रोल प्ले कर रही थी, गिविंग ड्यू प्रोटेक्शन टू दी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है चीज़ों को मैनेज करना। अगर वहाँ से चीज़ें मिस हैंडल हुई हैं, और अगर जो वहाँ पे गाड़ी में लोग बैठे थे उनका कोई उनके तरफ से कोई चीज़ ऐसी हुई है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, तो उसका एक तरीका है मैच्योरिटी से हैंडल करने का, जो कि नहीं किया गया है जहाँ तक मेरी समझ और जहाँ से अपेरेंटली चीज़ें दिख रही हैं। कि अगर वो लोग थाने में लिए गए, एक तो लेके जाना थाने में वो बड़ा क्रूशल हो तो लिया जा सकता है कि कोई डाउट हो गया कि कोई ऐसा एलिमेंट आ गया है और थाने में लिया गया, और मीनवाइल अगर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स का फ़ोन आ गए थे, क्योंकि ये तो हॉटलाइन पे होते होंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सीओ। देखिए जहाँ तक जो प्रोटोकॉल्स की बात करूँगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सीओ ऑफ द राष्ट्र राइफल, ये तो हॉट टॉक्स पे होंगे, मतलब इनके पास तो स्पेशल नंबर्स होंगे एक दूसरे को, बिकॉज पूरे एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल यही लोग मुझे हैं। लगता है पहचानते भी होंगे एक दूसरे को, 100%। क्योंकि एक ही इलाके में काम कर रहे हैं, लगभग एक ही तरीके का काम कर रहे हैं। बगैर देखो ना कोऑर्डिनेशन में यहाँ प्रोविजन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो वो लोग आपस में किन कारणों की वजह से डिले किया गया, या कोई किन कारणों की वजह से एक दूसरे को जिसको है अपना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ज़रूरी केस है जिसमें हायर ऑफिसर्स को और हायर एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरफेयर करना है, क्योंकि बड़े जगह पे ऐसी चीज़ें सामने आने की कोई हो रही है चीज़ें J&K में ख़ास तौर पे, जहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह क्लीन नहीं आ सकती है बाहर। क्योंकि इन्हीं एरियाज़ में एक एक्सीडेंट हुआ था अभी, जहाँ पे कि मैं इसमें ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि जो ये ब्लॉक डेवलपमेंट की बात की जा रही है, मीटिंग्स की बात की जा रही है, मैंने एक स्टडी की है, मैं शेयर कर देता हूँ लोगों के साथ जो मुझे फॉलो करते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोजीशन में बैठे हुए, या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोजीशन में बैठे हुए, जितनी स्कीमें उनको करनी है ना एग्जीक्यूट, जिनकी उनको ताकत दी गई है इन ऑल डिपार्टमेंट्स, वो लगभग 113 है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट उसमें लैप्स हो रहा है। कारण क्या है कि एवरेज 3 से 4 मिनट से ज़्यादा फाइल टाइम ही नहीं है एग्जिट करने का। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं। तो जो प्रेशर्स टू एग्जीक्यूट एंड टू डिलीवर है वो इस तरह नहीं निकलना चाहिए थ्रू एंगर, थ्रू शॉर्ट टेम्पर। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जा रही है डेवलपमेंट मीटिंग करने या कहीं पे भी, तो उसका रास्ते में अगर किसी के साथ कोई भी होता है, लेट इट बी, वो आर्मी वाले नहीं होते, सिविलियन नहीं होते, कोई सिविलियन नहीं होते, बट उसको भी इस तरीके से थाने जाएंगे, थाने जाके बोला जाएगा कि नहीं जी आप यहीं पे बैठे रहो, हमें क्रॉस चेक करना है। फिर जब आपको पता लग गया कि वो जेन्युइनली आर्मी ऑफिसर्स थे, ऑफिसर नहीं आर्मी जवान थे, आर्मी को बिलोंग करते थे, एटलीस्ट ये पता लग गया गाड़ी इंडियन आर्मी की है, तो आपको उसको वैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए जैसे इंडियन आर्मी की गाड़ियों को ट्रीटमेंट देना चाहिए। फिर उसके बाद डिले टू लीव दी प्रीमिसेस नहीं होना चाहिए। और अगर आपका कम्युनिकेशन हो रहा था उसके साथ, तो उसके तरफ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप इसमें मिस हैंडल करते, मैंने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग मिस हैंडल हुआ, अब उसका नतीजा क्या हुआ कि जो इंडियन आर्मी का एक पूरा रेपुटेशन है पूरे वर्ल्ड में, उसको देश के दुश्मन बुना रहे हैं। और जिस किस्म के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, इस FIR के बाद उसको भी हवा लगेगी, जो अलार्मिंग पोजीशन है। क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे अगर उधर के जो कंसर्न पुलिस के हेड है
वो एडिशनल डीसी हैं या डीसी हैं वो, और सीईओ साहब अपने लोअर रैंक्स के ऑफिसर्स का गलती मान के इसको हैंडल करते, सिचुएशन कुछ और होती। इसको इस तरीके से आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाने नहीं देना चाहिए था। मेरी जो कहने का मतलब ये है कि इसमें दो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें गॉसिप बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो गॉसिप हमने कोशिश की ख़त्म करने की कि ओवरऑल इसमें मिस हैंडल हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और दोनों इंस्टीट्यूशन के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं अभी भी उनको, आर्मी ने तो अपना पीआरओ ने कहा है कि हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम पूरी कोऑपरेट करेंगे इंक्वायरी में। लेकिन दूसरी तरफ से ना एफआईआर के अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं आई है बिल्कुल कि ये स्कफल आर्मी और पुलिस के बीच में हुआ, या आर्मी के लो रैंक ऑफिसर या आर्मी के लो रैंक एक जो हमारे आर्मी को बिलोंग करते हैं पर्सनल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुआ, और एडमिनिस्ट्रेशन साइलेंट रोल प्ले कर रही है। दिस इज समथिंग नॉट गुड। अगर कहीं पे भी डीसी साहब के पास एनॉर्मस पावर दी गई है, किसी भी ताकत, किसी को भी अरेस्ट कर दें, किसी को भी कुछ कर दें, तो उनको ये ताकत भी है कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं मौके पे जाके क्या होता है क्या देखूं। ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन क्यों गया? थाने में इस तरीके से इतनी देर तक क्यों होल्ड किया गया एक गाड़ी को? रोड रेज का मसला मुझे ज्यादा लग रहा सिंपल, है। जैसे बिल्कुल। सिविलियन में दो लोगों में रोड रेज रोड हुई, रेज तो किसी को अब अगर ऑफिसर रोड रेज के बाद, क्योंकि वहां पे मौके पे देखो, इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा बिकॉज मेरे को ईश्वर की तरफ से अर्थ न्यूज का चैनल मिला, मैंने बात करनी है। क्या वहां पे ऑफिसर अवेलेबल कौन था? क्या उस गाड़ी में कोई सीनियर ऑफिसर बैठे थे? अगर वहां पे नॉर्मल आर्मी पर्सनल्स थे और दूसरी तरफ डीवाईएसपी थे, एसपी थे, डीसी साहब थे, तो इमीडिएट ऑफिसर जो थे रिस्पॉन्सिबल, जिनकी विजडम पे जरा ट्रस्ट किया जा सकता है, वो कौन थे? ऑफिसर्स। तो उनका अगर प्रोवोकेशन है कि प्रोवोक करना है, तो जितना यहां पे मुझे जुडिशल की बात समझ में आती है। महाभारत में क्या होता है रविश? महाभारत में एक केस आता है, जब युवराज बनाना होता है ना, वहां पे केस आता है कि एक बूढ़ी औरत के बेटे को मार दिया गया है। तो तीनों किस्म के लोग आते हैं। एक टीचर होता है उसमें, ठीक है, एक सिंपल दुकानदार होता है, और एक उसमें बताया जाता है कि जिसको हम बोलते हैं ना वर्कर होता है, नॉर्मल सैनिटरी वर्कर होता है या कुछ होता है। तो दुर्योधन कहता है कि जान का बदला जान है, ये हस्तिनापुर का कानून है। तो वो कहता है जिसने मारा है उसको जस्टिस मिलेगा, इसको भी आप फांसी से दे दो, जो भी। अब बताता है जुडिशरी की बारी, कहता है गलत है। वो कहता है जो सिंपल वर्कर है उसको दे दो आप 2 साल की सजा, जो दुकानदार है उसको दे दो 10 साल की सजा, और जो टीचर है ना, कहता है इसकी सजा मैं बता ही नहीं सकता, क्यों ये गुरुजी को पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसको सब कुछ पता था, इसको तो सारा प्रोथेंटिक्स पता थे। इसी तरह अगर रोड रेज होता है बिटवीन टू आइडेंटिटीज, एक तरफ है आर्मी के पर्सनल्स जो लुक लाइक प्राइवेट गाड़ी में है, जो कि है ऑफिशियली प्राइवेट नहीं है, आर्मी की गाड़ी है, ये हमें कंफर्म रिपोर्ट्स आ गई थी, और ये बात पुलिस स्टेशन में भी इंफॉर्मेशन दी गई थी, ठीक। और दूसरी तरफ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, जो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देने के लिए जा रहे हैं किसी स्पॉट पे, ठीक। और अगर वो वहां पे इस चीज को होने देते हैं, चलो थाने भेज दी गाड़ी, कंफर्म हो गया, ऑफिस से फोन जाना था, अगर आर्मी की गाड़ी है लेट देम गो, सीओ साहब को भी फोन करने की जरूरत नहीं ना थी गाड़ी छोड़ने के लिए। और अगर कोई स्कफल हुआ है रोड पे, तो ये एफआईआर में मेंशन होना चाहिए था, ना कि वही कॉट दिस गाड़ी, ऐसे रास्ते में आई, उन्होंने हमारे रास्ते को रोका, रास्ते को रोकने के ऊपर उन्होंने हमें रास्ता नहीं दिया, हम लेके गए। ये तो स्मार्ट एफआईआर है ना, कि उन्होंने कहा कि थाने में क्यों लेके गए थे थाने में, वो भी तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही होना चाहिए, वही पार्ट ऑफ एफआईआर होना चाहिए कि स्पॉट कहां था और थाना कहां था। ये तो खाली आया है कि थाने में वो लोग आए और उन्होंने आके अपने जो 2 लोग थे और अपनी गाड़ियां लेके वापस जाने की कोशिश की, लेकिन वो थाने में तो इंसिडेंट ना हुआ, बट एफआईआर जो मैं पढ़ रहा हूं उसमें ये चीज नहीं लिखी गई है, तो विच इज नॉट गुड एट द पार्ट ऑफ सिस्टम। तो इंस्टीट्यूशंस दोनों बहुत प्रेस्टिजियस हैं, दोनों ने मिलकर जेएंडके को और पूरे भारत को अच्छे तरीके से हैंडल किया है। जेके पुलिस वैसे भी ऑनर्ड पुलिस है, रेप्यूटेशन वाली पुलिस है, और बहुत क्लियर और बड़ी करेक्टेड पुलिस है। मैं इसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं समझता हूँ। पुलिस ने अपना फर्ज निभाया, क्योंकि पुलिस इज डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इंस्ट्रक्शन पुलिस को दी, चाहे वो एआरटीओ साहब ने दी, चाहे डीसी एडिशनल डीसी ने दी, ठीक है ना, उन्होंने उसको फॉलो किया, और अल्टीमेटली वनरेबिलिटी दोनों इंस्टीट्यूशनों की बन गई।
दोनों ही बेल्ट फोर्सेस हैं, दोनों ही एक इंटरनल सिक्योरिटी और हर चीज़ को ध्यान दे रहे हैं, क्राइम को देख रहे हैं अपनी जान हथेली में डाल के, क्योंकि हमारे बड़े बड़े ऑनर्ड पुलिस ऑफिसर्स ने जान दी इस एरिया में। ऐसे ऐसे सीनियर ऑफिसर्स की कैजुअलिटी हुई है टेररिज्म के साथ लड़ते हुए इस एरिया में, जवान छोटे बच्चे जिन्होंने अपनी जान देके इस एरिया को मिलिटेंट टेररिस्टों से फ्री किया। इसी तरह आर्मी के ऑफिसर्स, इसी तरह सीआरपीएफ के ऑफिसर्स। लेकिन इन सबके बीच में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल था, जिन्होंने इंस्ट्रक्शन देनी थी, जिन्होंने इंस्ट्रक्शन दी गाड़ी सीज करो, उन्होंने कहना था ना गाड़ी रिलीज करो, बट अगर वो नहीं ले रहे थे कॉल, मेरी बात समझ में आ रही है, तो गलती कहीं ना कहीं पे मैं ये मानूंगा उनके डिले इन डिसीजन की हुई, ठीक। और जो आर्मी ने किया उसकी बात जब आर्मी की तरफ से आएगी कि अंडर व्हाट कंडीशंस उनको रोड क्रॉस करनी पड़ी, अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। लेकिन यह पता लगा है कि 2 ऑफिसर्स अपने जवानों को लेने आए और गाड़ी लेने आए आफ्टर की उनको पता दे वर नॉट अलाउड टू एंटर दी पुलिस स्टेशन, और उसमें डिले हुआ है। और उसके बाद दोनों तरफ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एज पर एफआईआर उनकी तरफ से ही हुआ। बट अब आर्मी का वर्जन है जो वहाँ लोकल थे और जो हम देख रहे थे वीडियो जो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही है, उसमें हमने देखा कि एक आदमी को स्लिप लगी है वहाँ पे, जो पौड़ी से नीचे उतर रहा है ना, वो स्लिप लग रही है, कोई गिर रहे हैं, ऐसे कुछ हो रहा था। मतलब बड़ी ज़्यादा क्लैरिटी से नहीं पता लग रहा है कि उसमें इन यूनिफॉर्म कौन है, विदाउट यूनिफॉर्म कौन है, पुलिस ऑफिसर, क्योंकि कैमरे का बड़ी क्लैरिटी नहीं थी। वी डोंट नो वोट कि वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन तो फैक्ट ये है कि ये सारी चीज़ें एफआईआर में आ गई हैं, लेकिन जो चीज़ें एफआईआर में नहीं आई हैं वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैटर अब पब्लिक डोमेन में चला गया। और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमें ये बताना ज़रूरी है कि ये मैटर गलत तरीके से, जिस तरीके से कुछ मीडिया हाउसेस में जा रहा है, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी ठीक नहीं है ना, कि ऐसा किया आर्मी ने इस तरीके से लिया। आर्मी अपने लोगों को लेने गई और वहाँ पे दोनों, क्योंकि ये दोनों अग्रेसिव फोर्सेस हैं, डिसिप्लिन्ड है, उस पर्टिकुलर मूवमेंट में जो हुआ उसके ऊपर जो लीगल प्रोसेस है वो फॉलो किया जा रहा है। लेकिन जो बियॉन्ड लीगल है, जिसको हम बोलते हैं ना ऑटोमेटिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसमें कहीं ना कहीं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी है जो इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर भी बात करनी जरूरी थी, जो हमने की। आप क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। जिस तरीके से देखिए लास्ट ट्रिगर जो रहा मामले का, वो जो हमारे भी जो सोर्सेज हैं, वो रिलायबल सोर्सेज जो है उनके थ्रू ये पता लगा, या छपा भी है, स्टेटमेंट्स में भी आया कि वो गेट फांद के आए हैं, क्योंकि गेट बंद किया गया था और आर्मी वाले बाहर वेट कर रहे थे। तो वो लास्ट में वो जो इन द मोमेंट ऑफ स्पर जो है वो सारा वारदात हुई और उसकी एफआईआर हुई। अब दोनों तरफ से जो है इंक्वायरी चल रही है, तो आने वाले वक्त में देखने में मिलेगा कि क्या हुआ था एग्जैक्टली और किसकी गलती थी। अब हम मुझे लगता है दूसरे मामले की तरफ हम बढ़ते हैं कि जो है सोनम वांगचुक की तरफ से एक मैं कहूँगा धमकी भरे स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जी मैं तो फिर से अनशन पे बैठ जाऊँगा और पता नहीं क्या करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि क्या वो, देखिए ये एक बड़ा चर्चा में आ रहा है, कॉकरोच का नाम लेना, कॉकरोच के नाम से हाईलाइट हो जाना, उन सब लोगों का वहाँ जाके देश की सोवरेनिटी के बारे में बात करना और ये कहना कि हम तो देश की सोवरेनिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। देश की सोवरेनिटी होती है उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर। बार बार गवर्नमेंट की आप इंसल्ट करें, इलेक्शन चल रही हो, आप पॉलिटिकल पार्टी की इंसल्ट करें कि आज बीजेपी ऐसी पार्टी है, कांग्रेस ऐसी पार्टी है, वाई ऐसी पार्टी है, दैट इज़ डिफरेंट। जब एक गवर्नमेंट में पार्टी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज करने के लिए आपके पास एक प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। अगर नीट का पेपर लीक होता है तो उसके ऊपर एफआईआर लगती है, बुकिंग होती है, अपनी कंपनियां अपना काम करती हैं, रीनीट भी हो जाता है। उसको इस तरीके से एक जिसको बोलते हैं ना एक वन साइडेड व्यू लेके चलना और बार बार प्रेशर डालना एडमिनिस्ट्रेशन पे, दिल्ली में स्टूडेंट्स को कहना, ये तो मैं एक बड़ी देर की साजिश देख रहा हूँ कि यंग यूथ को एक ट्रेंड के तहत एजुकेशन के अंदर डिस्टर्ब करके रखा गया। और ये जो हमारी गवर्नमेंट से ये कोशिश करनी है, एनईपीसी गवर्नमेंट ने लाई ना, चाहिए तो थी, ये 1980s में आई हुई नई एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने अगर एनईपी लाई, आहिस्ता आहिस्ता उसमें चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं पे जो ये सारी चीज़ें ना, ये एक डिस्टर्बिंग फैक्टर क्रिएट करती है। जहाँ तक सोनम वांगचुक जी का सवाल है, काफ़ी लोगों को उनके बारे में क्लियर हो चुका है कि वट एवर उनकी जितनी स्पीच सुनो ना, कुछ भी क्लैरिटी नहीं होती है कि वट ही वॉन्ट्स टू अचीव। धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन कर दीजिए, देन कोई कहता है जी सोनम जी को बना दीजिए एजुकेशन मंत्री। मतलब ऐसे तरीके से तो हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं चलेगा ना।
इट हैज़ अ कंप्लीट प्रोसेस। अगर सोनम वांगचुक को शौक है कि मैं आगे चल के एजुकेशन मंत्री भी उनमें सुधारूं, तो उनको ये पता होना चाहिए इंडिया में स्कूल कितने हैं। इंडिया में एजुकेशन लेने के लिए 26 करोड़ बच्चे वेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिस्टम है। ऐसे नहीं है कि हमने सवाल ये पूछना है विच इज़ मोर वैलिड कि आपने ये मॉब कैसे क्रिएट किया, कि अगर हमें डॉक्टर्स बनाने के लिए रिक्विजिट नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए, उन बच्चों को मोटिवेट कौन कर रहा है कि आप रिपीटेडली अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हो, बट आप साइंस में, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री में उस तरीके से ना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ना परफॉर्म कर पा रहे हो, लेकिन उनको लाइन में लगा के रखना है और उनको लाइन में लगा के फिर कहाँ यूज़ करना है एज अ फ्यूल अगेंस्ट द नेशन। ये एक बड़ा षड्यंत्र है जिसके बारे में सिविल लोगों को बात करनी और कर भी रही है, तभी तो भीड़ उतनी इकट्ठी नहीं हो रही। अब कभी किसानों को बुलाया जा रहा है वहाँ पे कि किसान आ जाएं यहाँ पे, कभी कोई और किस्म के कांग्रेस के द्वारा भी, मैं पार्टीदारी बराबर है, मतलब अभी मैं देख रहा था उसमें और किसी मुद्दे पे को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। उसमें जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स की जो एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे उमर खालिद की बात की जा रही है, या उन लोगों की जो देश को एक स्ट्रॉन्ग नेशन नहीं देखना चाहते, उनको एक एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे एक्सपेरिमेंट 1947 के बाद भारत के साथ किया गया, वैसा कोई एक्सपेरिमेंट डेमोक्रेसी में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में एक बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करनी पड़ेगी, भारत एज अ कंट्री एंड भारत एज अ नेशन वो एक होने वाले हैं। भारत एज अ नेशन है राष्ट्र जिसके अंदर इसके फंडामेंटल्स होंगे जो सिविलाइजेशनल इथोस के ऊपर जाएंगे, वो किसी बाहर से आई हुई फिलॉसफी से नहीं चलेंगे। और बार बार अपने कंट्री को क्रिटिसाइज करना और यूथ के माइंड में बाद में कहना ये देश के लिए बड़े बनेंगे, गलत है। उनको अगर आपने कोई चीज़ सुधारनी है, आपको की कमी लग रही है, तो आप वाइट पेपर के तौर पे पॉइंट वाइज दे दें। जैसे वो दीपकी है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से ना वो ही सीम्स टू बी अ फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, कि जैसे होता है ना किसी की बात सुन के आता है, बोलता है और फिर कुछ लोगों को इकट्ठा करता है। मेरा डर है कि वहाँ पर अगर एक भी बच्चा नेगेटिवली मोटिवेट हो रहा है, वो देश का बच्चा है, चाहे एक भी नेगेटिवली मोटिवेट, इवन दीपके भी देश का बच्चा है, उसको भी समझना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, एजुकेशन को कैसे सुधारेंगे, आप क्या गलत पहले बता रहे हो है, पहले तो समझ आना चाहिए गलत क्या है। गलत पता क्या है, मैं बताऊं कि 25 लाख बच्चे को कहना तू 90,000 सीटों के लिए ट्राई कर, फिर होना पता क्या चाहिए, जो ये लोग प्रोवोकेशन दे रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियोस बना रहे हैं, ये जो उनको जिसको बोलते हैं ना एक ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि 25 लाख में से इन बच्चों ने, इन्होंने 9-10 बच्चों लाख बच्चों ने कोचिंग इनसे की, और उन कोचिंग में कम से कम 750 में से 350 नंबर लेने वाले 10 लाख बच्चे हो गए कि भारत का हमारा इन लोगों ने मिलकर साइंस का एप्टीट्यूड बढ़ा दिया। जब हम फिगर्स देखते हैं वो तो इससे उल्टी हैं। जो बच्चे 2-2 साल 3-3 साल इनके कहने पे ड्रॉप कर रहे हैं कि आप तैयारी करो, उनमें से बहुत बहुत बड़ा नंबर जो है वो साइंस में बाद में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो खाली जिसको बोलते हैं ना एक जगह सारे इकट्ठे होने हम भी चलते हैं, और जो ताकतें कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर्ड हैं, कहीं ना कहीं से डोप्ड हैं, वो आके यहाँ पे सोनम वांगचुक जी के जो थॉट है ना उसके फ्यूल को, उसके फायर को फ्यूल दे रही है। और ये जो अनशन करेंगे मुझे लगता है ये फिर उसी तरफ ले जाएंगे जैसे लद्दाख पूरे का पूरा ग्रोथ रुक गई लद्दाख की। नहीं तो पिछले 5 सालों में लद्दाख जो है एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता अगर इस तरीके की एडवेंचरिज्म नहीं किया जाता। आज वो लद्दाख जो एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना नेक्स्ट लेवल पे जा सकता था, पिछले 5-6 सालों में पॉलिटिकल टर्मोइल जो क्रिएट किए गए, क्योंकि इनकी क्लैरिटी नहीं है ब्रेन में। यूटी मांग रहे थे, यूटी मिलने के बाद ये कुछ और मांग रहे हैं, अगर वो मिल जाएगा तो फिर और कुछ मांगेंगे। इनके मन में ना एक डिसिडेंट का माइंड है कि हम डिसिडेंट की तरफ चलेंगे, और अगर पावर में आ जाएंगे फिर क्या करेंगे, आपने देख लिया। आपके पास जयप्रकाश नारायण आए थे जेपी आंदोलन के बाद, उसके बाद आपके मोरारजी देसाई आए थे, फिर मिक्सचर की सरकार बनी, फिर जाके कहीं पे भारत के लोगों को समझ आया कि डिसिसिव सरकारें बनाओ, जिसमें 98 में आई बीजेपी की सरकार मिक्स पार्टियों के साथ, फिर मनमोहन सिंह जी की आई 2 बार, और अब ये लगातार कंटिन्यू सरकार चल रही है। तो जो ग्रोथ दिख रही है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से, वो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही है, मेरा ये कहना है। बिल्कुल, मेरा जनता से भी अनुरोध रहेगा कि आपका क्या कहना है इन दोनों मुद्दों के बारे में, क्योंकि ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।